हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 19 नवंबर 2020 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से। एडिटोरियल पेज पे अगर देखें तो फर्स्ट आर्टिकल दैट इज़ डायट्राइब एंड डिस्ट्रस्ट। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहीं बता देता हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये आर्टिकल है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं, तो उसके लिए कैंपेन भी शुरू हो गए हैं। तो वहाँ पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रीम है, जिसमें जैसे कि आपने पार्टीज़ के नाम सुने होंगे, पीडीपी हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, इनकी ग्रुपिंग हो गई है। ठीक है, तो इन्होंने मिलकर के अपना एक एजेंडा बना लिया है कि हाँ, हम मिलकर के कश्मीर को फिर से स्पेशल स्टेटस दिलाएंगे। तो उस चीज़ को लेकर के आप देखोगे तो इनमें एक ग्रुपिंग बन गई जिसको बोला जा रहा है गुपकर कमेटी। ठीक है, उस गुपकर कमेटी को और साथ में कांग्रेस का भी उनके साथ में अब थोड़ा बहुत अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है कश्मीर में। तो बीजेपी की तरफ से जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने इस गुपकर कमेटी को, गुपकर ग्रुप को गुपकर गैंग बोल दिया। क्योंकि हुआ क्या था रिसेंटली कि इस कमेटी में जो उमर अब्दुल्ला हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि हम चाइना से भी हम अप्रोच कर लेंगे कि कैसे भी करके 370 को एक तरीके से रीएक्टिवेट किया जाए, आर्टिकल 370 को। तो ये जो चीज़ है ना, ये तो देखो वाकई में बहुत ही ज़्यादा गलत है कि आप एक्सटर्नल जो इंटरवेंशन है उसके डिमांड करने की कोशिश कर रहे हो। तो हमारी जो एक सॉवरेनिटी है उस पर तो क्वेश्चन बन ही गया ना। और रही सही में चाइना के साथ में, तो हमारे वैसे डिस्प्यूट है, तो चाइना जैसे कंट्रीज़ का तो नाम लेना ही नहीं चाहिए। तो ये तो अपने आप में बहुत गलत है। बट इसी के फिर रिटेलिएशन में अगर हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, अगर वो ये कहते हैं कि भाई आप तो एक तरीके से गैंग चला रहे हो या फिर गुपकर गैंग है, तो वो भी अनफॉर्चुनेट है, वो भी ज़्यादा ठीक बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो 5 अगस्त 2019 को, जैसा आपको पता है ही, कि आर्टिकल 370 को इनएक्टिवेट कर दिया गया था। तो इस वजह से आप देखोगे तो पूरा 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, अभी तक भी वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं कंसिडरेबल नहीं है कि एक तरीके से हो कि हाँ वाकई में अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स वहाँ पे अब चल रही है और ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ नहीं है। तो डिस्ट्रेस तो देखो ऑलरेडी था, बट इस तरीके के स्टेटमेंट्स से कहीं ना कहीं थोड़ा सा और इशू ग्रेव बनता चला जाता है। क्योंकि आप देखोगे अगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं और उनमें अगर वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन अगर पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो तो एक अच्छा सिग्नल है ना कि वाकई में वो लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मतलब कि जो 5 अगस्त 2019 का जो एक पार्लियामेंट ने बिल पारित किया था, पूरे जो प्रोविजंस थे उनको कहीं ना कहीं मोर और लेस एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हो गई अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी, थोड़ी चीज़ों को भी हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बताई जा रही है। बाकी पॉलिटिक्स ही है जो मैंने आपको मोटी मोटी बता दी है। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, पापा डोंट लीव। ये आर्टिकल देखेंगे हम, पैटर्निटी लीव से रिलेटेड है। और ये आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट लिसनिंग क्लासरूम। मतलब किस तरीके से हायर एजुकेशन सिस्टम में जो डिस्ट्रेस का माहौल बना हुआ है, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में भी था, बट जब से कोविड-19 आया है तब से और ज़्यादा परेशानियों का कारण बन गया है और ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है हायर एजुकेशन में। जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको। ठीक है, तो ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल बिल्कुल काम का नहीं है, ये आर्टिकल बिल्कुल काम का नहीं है। तो 2 आर्टिकल इस पेज से हो गए। फिर देखते हैं आइडिया पेज पे। ये आर्टिकल म्यांमार की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। थोड़ा बहुत आप देखना चाहो तो देख लेना, बाकी म्यांमार की पॉलिटिक्स से रिलेटेड हमने एक्सप्लेन पेज भी डिस्कस कर लिया है और आपको पता होगा एक बार वेबसाइट से मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो अभी शायद 16 नवंबर का ही है वो एडिटोरियल, जिसमें हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री रजिस्टर की है ऑंग सान सू की, जो वहाँ की डेमोक्रेटिक लीडर है म्यांमार की, उनकी पार्टी की। तो देख लिया हमने, ज़्यादा कुछ यहाँ पे वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स के बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, फिर भी आप रिवाइज़ करना चाहो एक बार देख लेना। ये आर्टिकल बहुत ही शानदार है कि किस तरीके से इंडिया अपनी ग्रोथ जर्नी री रजिस्टर कर सकता है, रीक्लेम कर सकता है। ठीक है, इसमें हम अरविंद पनगड़िया जी की एक बुक है, उसका हवाला दे करके उसमें जो रिकमेंडेशंस दी हुई है उनके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे कि किस तरीके से हम हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। और यह आर्टिकल भी बहुत अच्छा है, दैट इज़ अबाउट वाटर सिक्योरिटी, राइटिंग ऑन द वाटर, कि किस तरीके से
फेडरल सिस्टम हमारा जिसमें सेंटर एक तरफ दूसरी तरफ स्टेट्स हैं, वो साथ में मिलकर के बहुत ही अच्छे तरीके से वाटर सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं, वो भी इस एडवर्स सिचुएशन में जहाँ पर क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है। वाटर स्कैसिटी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन के उभर रहा है। ठीक है, तो 4 आर्टिकल्स अभी डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है पापा डोंट लीव। अच्छा, एक कमेंट मैंने देखा था कि सर पीछे से थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं चला रहा हूँ मैं। बेसिकली पास में एक टेंपल है, तो वहाँ पे क्या भजन चलते हैं सुबह सुबह, तो अब उसका तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अगर उन भजनों का बंद होने तक का वेट करूँगा तो वीडियो लेट हो जाएगा, और थोड़ा सा काम मुझे और भी रहते हैं, तो इस वजह से मैं 7, 7:30 या मैक्सिमम 8 बजे तक तो फ्री होना ही होता है। हाँ, जिस दिन हॉलीडे हो या ब्रेक हो तो वो एक बात अलग है, बाकी मैं कोशिश ये करता हूँ जल्दी से जल्दी वीडियो बने। तो आप इग्नोर करो ये पीछे से जो साउंड आता है, बाकी हल्का फुल्का बैकग्राउंड म्यूज़िक चले तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, इतना ज़्यादा भी आवाज़ नहीं आती है। मैं भी चेक करता हूँ वीडियो अपलोड होने के बाद में, ठीक है, तो बियर करो आप प्लीज़ इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट आर्टिकल की, पापा डोंट लीव। इंडियन स्कीपर, क्रिकेट टीम के जो स्कीपर है विराट कोहली, उन्होंने पैटर्निटी लीव के लिए एप्लीकेशन लगाई, और उनको जो टेस्ट सीरीज़ होने वाली है अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उसके बीच में ही वो 1 या 2 टेस्ट खेल के वापस इंडिया आ जाएंगे। तो ये अपने आप में आप देखोगे कि इंडियन मैन के लिए कितना इम्पोर्टेंट इशू है। ठीक है, अभी क्या है, 4 साल पहले ऐसे प्रोविज़न के बारे में बातचीत हुई भी थी, तो उस टाइम की जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर मेनका गांधी जो थे, उन्होंने इस बात पर बहुत मजाक उड़ाया था कि अगर आप इस चीज़ पे, इस आइडिया पे, जो पैटर्निटी लीव की बात है उस पर कोई लेजिस्लेशन लेकर के आते हो तो पैटर्निटी लीव में कन्वर्ट हो जाएगी, ना कि मतलब पैटर्निटी लीव जो है वो हॉलीडे में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक टेंडेंसी चलती आ रही है कि वुमेन जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा कंसर्न रहती है, ज़्यादा फोकस्ड रहती है अपने चाइल्ड केयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आज अगर इस चीज़ को देखें तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें हटता हुआ समझ में आता है। तो ये जो स्केप्टिसिज्म है, इसका हम एक कॉमन सेंस बेस्ड था कि किस तरीके से हम एविडेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं कि इंडियन मैन जो है वो एक नोटोरियस बिहेवियर रखता है जब भी कभी एसेंशियल वर्क्स की बात करें या फिर पर्टिकुलर घर को सस्टेन करने के लिए जो भी काम किए जाएं, तो वहाँ पर इतना कोई सीरियसनेस शो करते नहीं है मैन। चाहे वो कुकिंग की बात कर लो, चाहे चाइल्ड केयरिंग की बात कर लो, चाहे क्लीनिंग की बात कर लो, ठीक है, चाहे चाइल्ड केयरिंग का मतलब पेरेंटिंग की बात हो गई। तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं मैन जो है अपनी सीरियसली परफॉर्म करता हुआ दिखाई नहीं देता। तो आप देखोगे सर्वेज़ की जो रिपोर्ट्स आई हैं बहुत सारी, अभी पिछले मंथ भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे और ऑफिस उनका जो आया है, तो उन्होंने बताया कि इंडियन वुमेन जो है ना वो लगभग 4 घंटे ज़्यादा स्पेंड करती है अनपेड वर्क में एज़ कम्पेयर टू मैन। जैसे मैन भी कभी गार्डनिंग में लग गए, कभी कोई क्लीनिंग कर दी, ठीक है, बट फिर भी आप कंपेयर करोगे डेली बेसिस पे तो 4 घंटे एक्स्ट्रा वुमेन घर पे बिताती है, जो कि अनपेड वर्क है, जिसको ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता नहीं है अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो इससे क्या होता है, एक ग्रीन कॉन्सिक्वेंस कहीं ना कहीं वुमेन पार्टिसिपेशन को देखना पड़ता है जब वर्क फोर्स की बात आती है। वर्क फोर्स किसको कंसिडर करते हैं, जो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करे। अब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के लिए तो उनको कुछ मिल ही नहीं रहा ना घर का काम करने के लिए, तो अनपेड वर्क है, इसलिए उनका वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि 4 घंटे तो एक्स्ट्रा यहाँ पे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बैटल है ना, जहाँ पे सेक्सिएस्ट स्क्यू देखा जा रहा है, मतलब कि जहाँ पर एक तरफ आउटडोर वर्क्स हैं जिनको रिकग्निशन मिलता है, पैसा कमाना या फिर घर को चलाना, उन दोनों के अंदर आप देखोगे तो वुमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादातर अनपेड वर्क फोर्स में है। तो आप देखोगे ये गैप लगातार बनता चला जा रहा है, ठीक है, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में आप देखो, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें बहुत लंबे समय से ये चीज़ चलती आ रही है, ठीक है। बट एक आइडिया की बात करें कि हाँ एक ऑफिशियल पैटर्निटी लीव का भी प्रोविज़न होना चाहिए, तो देखो अगर गवर्नमेंट और कंपनीज इसको अगर एंडोर्स करती हैं या फिर इसके लिए सहमत होती हैं, तो आप देखोगे कि ये मिनिमम फर्स्ट स्टेप होगा ये चीज़ एक्नॉलेज करने के लिए कि वाकई में चाइल्ड केयर और पेरेंटिंग में एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आप एनविसाज करते हो मैन एंड वुमेन के बीच में, ठीक है। क्योंकि आपने छुट्टी दिया, घर पे बैठेगा एक मैन, तो डेफिनेटली वो भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट तो करेगा, और छुट्टी भी किस बात पे लेकर के बैठेगा कि मुझे मेरे बच्चे की केयर करनी है, समझ गए।
तो उस चीज़ में वो मॉरल ऑब्लिगेशन भी आ जाता है। तो एटलीस्ट ये हम कह सकते हैं कि पहला कदम है, कम से कम ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस आइडिया को बहुत लंबी, मतलब एक कहते हैं ना बहुत लंबी जर्नी ट्रैवल करनी है। तो उसमें हम रिसेंट ईयर के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बता रहे हैं आर्टिकल में कि जोमेटो ने 26 वीक्स की पेड पैटर्निटी लीव दी थी अपने एम्प्लॉयज़ को, जो कि अभी अभी नए पिता बने हैं। ठीक है, कुछ कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी पैटर्निटी लीव दी है, जो कि अभी तक इसके बारे में कोई ऐसा कानून भी नहीं बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आप देखोगे तो हमारा जो मेन स्ट्रीम क्रिकेट, अगर टीम स्टार्स की बात करें तो वहाँ पर अगर इस तरीके की कल्चर शुरू होती है तो ये एक अच्छी विक्ट्री का साइन रहेगा। और आप देखोगे घरों में, आप देखोगे या फिर वर्क प्लेस पे देखोगे तो इस तरीके का माहौल जब बनता है तो वो अपने आप में एक, कहते हो ना कि मैन एंड वुमेन दोनों के लिए कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन बन जाएगी। क्यों? मैन को लीव मिल रही है, वुमेन को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा पैटर्निटी का। अगर थोड़ा बहुत भी नाम लेकर के अगर हस्बैंड घर पे रहता है तो वो उनको कह ही सकती है ना कि भाई काम करो, आप छुट्टी किस बात के लिए लेके बैठे हो। ठीक है, तो वो जो चीज़ है ना वो चीज़ बहुत अच्छी रहती है। अब पेंडेमिक का टाइम है, अब पेंडेमिक के टाइम पे तो देखो इनविजिबल बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, जिसमें घरों पे कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि हो गया औरतों के लिए एक बैटल फ्रंट बन के रह गए थे घर पे। इसके अलावा आप देखोगे फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में वो कितना क्या मेहनत करती थी। डोमेस्टिक वायलेंसेस के भी बहुत सारे केसेस आए थे। तो इस टाइम पे आप देखोगे पोस्ट कोविड रियलिटी को अगर हम एक्सेप्ट करें तो वर्क प्लेसेस को हमें कहीं ना कहीं रिफॉर्म में लाना पड़ेगा। मेंस को इंसेंटिवाइज करना चाहिए जिससे कि वो घर पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर में ले सकें। इससे क्या होगा कि जो वाकई में वर्क का जो ग्रिड है उसमें वुमेन्स को अब ज़्यादा ड्रॉप करने की ज़रूरत ना पड़े। कहने का मतलब वुमेन का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन कम क्यों है? उसकी वजह घर की ज़्यादा जिम्मेदारियों का संभालना। तो अगर वहाँ पर बराबरी की जिम्मेदारी बन जाएगी तो वर्कफोर्स में भी वुमेन पार्टिसिपेशन अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब बात आ जाती है कि यूटिलिटेरियन कैलकुलेशन तो चलो ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है, बट क्या वाकई में इससे हम आंसर सोल्यूशन या फाइनल आउट कर सकते हैं? देखो ये अपने आप में एक लॉन्ग जर्नी रही है कि कैसे भी करके इक्वालिटी को गेन किया जाए। ठीक है, इसमें जब भी वर्कफोर्स की बात की जाती है तो एक ही चीज़ देखी जाती है कि भाई कितनी वुमेन अकोमोडेटेड है इस वर्क का, मतलब कोई भी फंक्शनिंग हो रही है, कोई भी काम हो रही है तो उसमें नंबर्स कितने हैं, नंबर की काउंटिंग के बेसिस पे हम देखते हैं। ठीक है, कि हाँ अगर नंबर्स आ रहे हैं तो भाई इन जितना कुछ है उसमें कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, वो भी आ जाती है। ठीक है, बट जब हम इस रियलिटी में देखें तो ये प्रॉब्लम नंबर्स के ऊपर जाके ही ख़त्म नहीं होती कि हमें नंबर्स बढ़ा रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ पर जो वर्क कल्चर है उसमें आप देखोगे, या फिर जो भी कुछ, चाहे घर का केयर की बात कर लो, वर्क ऑफ केयर की बात कर लो, या वर्क कल्चर की बात कर लो, तो हमारे एक हायरार्की चलती आ रही है जिसमें पैट्रियार्की हमेशा डोमिनेट करती है और जो वुमेन है वो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करती हुई दिखाई देती है। अभी तक भी इस हायरार्की को इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया गया है। तो अभी तक इस मतलब हायरार्की को जब क्वेश्चन किया जाएगा तब जाकर के तो हम इन प्रॉब्लम को ख़त्म कर पाएंगे ना। क्योंकि आप जानते हो कि ये जो प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं प्रीवियस जो सिस्टम चलता आ रहा है उसी में, तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमारे सिस्टम में। और ये अपने आप में एक ड्रेजरी वर्क है, दैट मीन्स एक डल वर्क है जिसमें बहुत टाइम भी लगता है। इसमें आप देखते हो अल्टीमेटली मैसीनेस भी आ जाती है, और एक आप देखोगे कि ह्यूमन बीइंग को मीनिंगफुल लाइफ भी जीने का मौका मिलता है। कहने का मतलब ये है कि हायरार्की को हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, तब जाकर के वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, अब हायरार्की की वजह से पैट्रियार्कीज तो होती है ही, और दूसरी तरफ आप देखोगे जो है वो कहीं ना कहीं इमोशनल लाइफ से भी दूर होता चला जाता है। तो फिर वही डोमेस्टिक वायलेंस का भी इसी वजह से होता है। अगर वो घर पे रहें, टाइम अच्छे से स्पेंड करें, इमोशनली कनेक्टेड फील करें, तो अपनी वाइफ पे अगर हाथ उठाएंगे तो 10 बार सोचेंगे वो। ठीक है, तो इमोशनल लाइफ से भी कनेक्टिविटी आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, बात पॉइंट यही है कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी अगर बराबर की इस तरीके से एक फैसिलिटेशन दे दी जाती है। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अ लिसनिंग क्लासरूम। ये आर्टिकल लिखा हुआ है हनी ओबेरॉय वाहाली के द्वारा।
अभी आपने सुना, अब एक आर्टिकल हमने डिस्कस भी किया था कि ऐश्वर्या रेड्डी नाम से एक स्टूडेंट जो कि यूजी कोर्स के लिए जा रही थी, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थी लेडी श्रीराम कॉलेज में, उन्होंने सुसाइड किया था और इसकी वजह थी कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और एजुकेशन को प्रॉपरली परस्यू ना करवाने की कारण। ठीक है, तो आप देखोगे ये अपने आप में फिर से मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स को अपने आप में एक्सपोज करती है कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और ये अपने आप में एक ट्रेजिक आयरनी है जो कि लगातार बनी चलती आ रही है कि स्टूडेंट्स लगातार अपनी ज़िंदगियों को कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें WHO के डेटा के हिसाब से तो इंडिया में लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा सुसाइड्स होती हैं और इन 2 लाख सुसाइड्स में से आप देखोगे 50% से ज़्यादा तो 18 से 30 साल के बच्चे करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं ग्रेव सिचुएशन निकाल के दिखाती है कि हमारे यहाँ पर कितना डिस्ट्रेस का माहौल है एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में। ओके, तो आप ये चीज़ डेटा नोट डाउन कर लो, काम आ जाएगी ये चीज़। 2020 में अगर देखें तो माने कि ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल ईयर निकलेगा कोविड-19 की वजह से। इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ तो हैं ही, इकोनॉमिक इश्यूज़ का भी बहुत बुरे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से सामना करना पड़ रहा है एक एक इंडिविजुअल को। आप देखोगे डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक, क्लस्ट्रोफोबिया, लोनलीनेस, डेथ एंजाइटी, पैरानॉइड, ये इस तरीके की मतलब जो नेगेटिव चीज़ें जो होती है ना, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी और ये कोमोर्बिडिटीज़ अगर आपके हैं, ऑलरेडी कोई बीमारी चल रही है और वहाँ पे कोविड-19 अगर आप किसी को इन्फेक्ट कर देता है तो फिर वो वैसे प्रॉब्लम वाली चीज़, मतलब सोशियो इकोनॉमिकल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए तो और ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन हो गई। जैसे आप देखो वुमेन की बात करो, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज़ उनको बहुत देखना पड़ा है। आप देखोगे फैमिली डिस्कॉर्ड जो है वो इंटेंसिफाई होता चला गया है कि जो परिवार के कलह होते हैं ना वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वल्नरेबल सेक्शन ज़्यादा परेशानियों का सामना करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, जो स्टूडेंट्स डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से आते हैं उनको तो और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली एलिनिएटेड हो चुके हैं। क्योंकि वही बात, न तो घर वालों के पास पैसा है, और पैसा भी है तो वो अगर दिल्ली में जैसे श्रीराम कॉलेज में कोई पढ़ रहा है और लॉकडाउन की वजह से अगर 7-7, 8-8 महीने तक वो कॉलेज ओपन नहीं हो रहे हैं, वो घर से पढ़ रहे हैं और वहाँ पर वो एक्सेसिबिलिटी इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं और घर पे एंजाइटी वैसे, और घर पे पढ़ना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है जब सब एक साथ हों। आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि जब सब लोग घर पे थे लॉकडाउन के टाइम पे तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई होगी। बहुत मुश्किल होता है इन कंडीशंस में। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ पर ज़रूरत है कि हायर एजुकेशन में प्रिवेंटिव प्रोविज़न किया जाए एक इमोशनल केयर्स के लिए, जिससे कि जो बच्चों में जो स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन एस्पिरेंट्स हैं, उनकी एक इमोशनल केयर दी जा सके। कहने का मतलब वो ज़्यादा स्ट्रेस में अगर हैं तो उनको स्ट्रेस आउट किया जा सके, स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सके। तो एक डिमांड बनती चली जा रही है कि हायर एजुकेशन में लगातार स्टूडेंट्स प्रेशर में है तो उन चैलेंजेस को कहीं ना कहीं टैकल किया जाए। होता क्या है, कोई भी वुमेन स्टूडेंट है या फिर फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट है, कोई भी, मान लो कि आपकी फैमिली में आप ही हो अकेले जिन्होंने ग्रेजुएशन पहली बार की है, तो आप ये चीज़ अच्छे से जानते हो कि वाकई में कितना मुश्किल होता है कि पहली बार घर में किसी को, एक जने को एजुकेट करना। और दूसरा, अगर आप वुमेन स्टूडेंट हो तो आपको ये तो रियलिटी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि घर में कितना ज़्यादा, मतलब एक तरीके से एक प्रायोरिटी जो है वो मेल जो है आपके भाई होंगे या जो भी, तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। या फिर आपने कहीं देखा होगा, हो सकता है आपके घर में ना हो, कहीं देखा होगा, तो इसकी वजह से चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। वुमेन एजुकेशन हम देखें लगातार अंडर वैल्यूड है। क्यों? हमने प्रीवियस आर्टिकल में देखा ना कि पैटर्निटी लीव के बारे में जब बात आई तो हॉलीडे पे चल जाने का डर रहता है जो मेल है उनका, जबकि वुमेन है वो दिन में 4 घंटे ज़्यादा अनपेड वर्क में इन्वेस्ट करती हैं। तो आप देख सकते हो अंडर वैल्यूएशन कितना ज़्यादा है वुमेन एजुकेशन का अभी भी। दूसरा, अपर क्लास या फिर मिडिल एस्पायरिंग जो क्लासेस हैं उनकी वुमेन जो है उनको तो बहुत ज़्यादा बैटल करना पड़ता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, अपर क्लासेस में वो बात ठीक है कि सारी फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं, या फिर मिडिल क्लास कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाती चली जा रही है जहाँ पे लिबरल बिहेवियर होता है, बट फिर भी उनको ट्रेडिशन से और पेट्रियार्की से बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है। ठीक है ना, कि कैसे भी घर के बाहर निकलने से पहले उनको समझाया जाता है, या फिर बहुत मुश्किल होता है उनका जॉब पे जाना।
ठीक है, तो इस वजह से आप देख सकते हो स्टूडेंट, और उसमें भी वुमेन स्टूडेंट हो जाए या फिर आपकी फैमिली या किसी भी पर्टिकुलर फैमिली में फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, पहली बार घर से कोई पढ़ने के लिए निकल रहा है बड़ी मतलब हायर एजुकेशन के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेल और फीमेल के हिसाब से देखिए तो फर्स्ट जनरेशन का मैंने बताया आपको कि यूनिवर्सिटीज़ में एकदम सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसी कुछ फीलिंग्स आती है उनके पास में, क्योंकि आप देखोगे रूरल अर्बन डिवीज़न की बात देख लो या कास्ट स्पेक्ट्रम की वजह से देख लो कि अपर कास्ट को ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी है, जबकि लोअर कास्ट अब जा कर के थोड़ा बहुत पढ़ाई करना शुरू कर रही है। क्लास रिलेटेड इश्यूज़ में देख लो कि हाँ अपर क्लास है, लोअर क्लास है। इंग्लिश लैंग्वेज तो बहुत बड़ी डिवाइडर का काम कर रही है। आज जैसे मैं कमेंट देखता हूँ, आप लोग भी मुझे कमेंट करते हो कि सर जो लोग प्रॉपरली अपनी एजुकेशन को एक परस्यू करने के लिए पैसे नहीं खर्च कर सकते, आप हेल्प कर रहे हो। ये देखो सबका अपना अपना काम होता है, ड्यूटी करते रहो, बस आगे बढ़ते रहो। आपको भी कभी मौका मिला आप ज़रूर करना, ठीक है। बट पॉइंट ये आ जाता है कि इंग्लिश वाकई में एक डिवाइडर का काम करती है। और देखा करो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स या फिर जो भी लोकल, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं, उनके बेसिस पे अगर यूपीएससी में सिलेक्शन भी देखें तो बहुत कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश पर्टिकुलरली बात की जाए तो यहाँ पर आप देखो एक तरीके से गैप भी बनता चला जा रहा है लर्निंग प्रोसेस में। मतलब इंग्लिश को जानते हैं या इंग्लिश को नहीं जानते, वहाँ पर भी आपको एक डिवीज़न दिखाई देगा। इसके अलावा फ्रेंड सर्कल्स होते हैं दोस्तों के बीच में, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उनका कन्फाइनमेंट भी नैरोनेस में ही रह जाता है कि भाई कोई हमें एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे आप भी कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कभी फंसे हो तो आपने ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ की होगी कि वाकई में ऐसा होता है कि जब हमें किसी चीज़ की कमी है तो हम खुद को आइसोलेटेड सा फील करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे क्लासरूम अपने आप में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर क्लासरूम की बात हो रही है कि जैसे कि एक पूरा सिस्टम है जिसमें आप बैठते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, टीचर आपकी बात को समझते हैं। तो क्लासरूम की हिस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पर स्टूडेंट्स की सब्जेक्टिविटी के बारे में बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी होता है। बट आजकल जो टीचर्स हैं वो इस बात पर कम ध्यान देते हैं। उनका ध्यान रहता है कि कैसे बिगड़ के सिलेबस कंप्लीट हो और काम ख़त्म हो। यहाँ पर इमोशनल पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टूडेंट किस बेसिस पे इतना कुछ सोच रहा है, वो चुप क्यों है, वो क्यों मतलब क्यों डिसरप्टिव एटीट्यूड कर रहा है, क्यों एक प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर उसका आ रहा है, क्या उसकी वजह आइसोलेशन है, ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइसोलेशन की वजह मैंने पीछे बताई है आपको, आर्टिकल में अच्छे से बताई हुई है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं रेपरकशंस तो नहीं है, इस बारे में पता करना ज़रूरी है। राइटर अपने खुद के 2 एक्सपीरियंस देते हैं कि बोला मैं एक दलित स्टूडेंट से बात की मैंने, तो उन्होंने ये कहा कि मैं कहाँ रहता हूँ, बहुत ही एकदम छुपे हुए घरों में रहता हूँ जहाँ पर कास्ट सिस्टम को मैं बिल्कुल भी नहीं साइड में कर पा रहा हूँ। दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं एक स्टूडेंट का जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से है। वो ये बोले कि मेरे घर का एड्रेस बताने में मुझे इतनी परेशानी होती है चाहे मेरे से रोज़ कोई पूछे। कहने का मतलब ये है कि कितनी ज़्यादा परेशानियां होती हैं एक हायर एजुकेशन एस्पायर करने वाले स्टूडेंट को। उन चीज़ों को टैकल करने के लिए उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने की ज़रूरत है। एक एजुकेटर को ज़रूरत है कि एजुकेशन की तरफ अगर हम बढ़ें, एजुकेटर की ज़रूरत है कि कैसे भी करके एजुकेशन को ऐसा वेपन बना करके स्टूडेंट्स को या फिर एस्पिरेंट्स को प्रोवाइड किया जाए कि जो भी सोशल इनजस्टिस है जिसकी वजह से वो मार्जिनलाइज फील कर रहे हैं, उन सोशल इनजस्टिसेस को हटा सकें अपनी सोसाइटी में से। ठीक है, अब ज़रूरत आ जाती है कि हम कहीं ना कहीं एक एंगेजमेंट पे ध्यान दें, कंपनसेटिंग एंगेजमेंट हो, जहां पर टीचर और इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो भी है वो प्रॉपर इन सिंक काम करें, मतलब सिंक्रोनाइजेशन में काम किया जाए, जिससे कि स्टूडेंट्स जितने भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं उनका ज़्यादा भी नहीं तो एटलीस्ट एक कहते हैं ना कि अभी दिमाग खराब हुआ और इंसिडेंटली आपके दिमाग में ये आया कि मैं कुछ गड़बड़ करूं, ठीक है, और आपकी उसी टाइम पे अगर थोड़ी बहुत काउंसलिंग हो जाती है, आप किसी दोस्त से बात कर लेते हो, तो आप कितना काम डाउन हो जाते हो। एग्जैक्टली वो चीज़ यहाँ पे राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन हमेशा से कोशिश ये करता है कि एक स्टूडेंट को ऐसा एटीट्यूड प्रोवाइड करे जिससे कि वो क्वेश्चन कर सके ट्रेडिशनल नॉर्म्स को, ठीक है। दूसरा, वो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव तैयार कर सके। आज आप एडिटोरियल देखते हो तो एडिटोरियल में आपने ये चीज़ तो अच्छे से एनालाइज कर ली कि कोई भी आइडियोलॉजी अच्छी नहीं है, कोई भी नेगेटिव नहीं है।
सबके अपने अपने प्रोज हैं, अपने अपने कॉन्स हैं। देखने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा लोगों का फ़ायदा किससे हो रहा है, यूटिलिटेरियनिज्म की हम बात करें तो, ठीक है। तो वो चीज़ जब आ जाती है ना आप में, तो इसका मतलब आप वेल एजुकेटेड हो, बहुत वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप लेने वाले हो अपनी लाइफ में, ओके। जब हम देखें तो जो कुछ भी वो करे, जैसे कि मान लो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को देखे या फिर फैमिली या कल्चरल एस्पेक्ट को अगर वो देखे, तो अपने खुद के लेंस के थ्रू देखे, जिससे कि वो एक, अगर रिव्यू करने की ज़रूरत है या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप रिफॉर्म्स ला सको सोसाइटी में। तो एजुकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना, वो तो इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसको क्रिएटिव कंफ्यूजन कहते हैं। मतलब आप किस तरफ जाना चाहते हो, मैं ट्रेडिशन को छोड़ूं या ट्रेडिशन को चैलेंज करूं, या फिर आप कुछ आगे करना चाह रहे हो तो वो करने से थोड़ा कतरा रहे हो क्योंकि आपके पास में इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो इन चीज़ों से क्या होता है, ये कन्फ्यूज़न सा क्रिएट चलता आता चला जाता है, और आप देख सकते हो ये अल्टीमेटली एक पेनफुल डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाता है। और आप खुद कहीं ना कहीं सोचते हो कि यार मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं उस ट्रेडिशन से बिलोंग करता हूँ जहाँ से मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा किया है, फिर उसके बाद में बाहर भेजा है, या फिर अभी जा कर के मैंने जो कुछ लर्निंग की है वो मेरी आइडेंटिटी है। वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है। तो ये जो चीज़ें है ना, ये कहीं ना कहीं एक चर्निंग इशू बन जाती है, और उसमें कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बच्चा घुटता रहता है, ठीक है। क्लासरूम में डिस्कशन होना, स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल बनाना, दूसरी तरफ अगर नर्चरिंग करने वाली केयर अगर प्रोवाइड कर दी जाए, तो आप देख सकते हो टीचर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब क्लासरूम्स में होना कितना अच्छा है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लासेस बहुत ऑफलाइन ही पढ़ाई जाए। हाँ, हो सकता है कि मैं अभी जैसे आपसे कोई बात कर रहा हूँ, तो मैंने तो एक तरफ आपसे बात कर दी, अब आप कमेंट कर रहे हो, तो मैं अगर आपको 2 दिन बाद में उस कमेंट का रिप्लाई करूँ, तो आपका तो उस ऑन द स्पॉट जो टेंशन थी वो तो ख़त्म नहीं हुई ना। वो वाली बात होती है। मतलब रियल टाइम में प्रॉब्लम का सोल्यूशन ख़त्म होना चाहिए, मतलब सोल्यूशन आना चाहिए। आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट और ट्रांजेक्टिंग इश्यूज़ की बात करें, जो कि सिलेबस में कहीं ना कहीं पॉइंटेड होता है, जहाँ पर जो भी टीचर्स होते हैं, पीयर्स होते हैं, उनके साथ में बैठ करके आप अपनी स्टडीज़ को कैरी ऑन करते हो, आप एम्पथाइज़ करते हो। अगर कोई परेशान होता है, कोई भी आपका कलीग या कोई भी आपका साथी, तो आप उसकी हेल्प करते हो सोच समझ के कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम से आगे चलो। कहने का मतलब एक रिलायबल नॉन कॉम्पिटिटिव सर्कल ऑफ केयर देखते हो वहाँ पे। उस जगह पे कोई कंपटीशन नहीं आता, वहाँ पर एक एम्पथी आती है, आप समझते हो एक दूसरे की बात को, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है कि एक साइकोलॉजिकल केयर प्रोवाइड की जाए, एक ह्यूमन क्लासरूम हो, जहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है ना, वो ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे। कहने का मतलब रियलिटी में जो हम बात कर रहे हैं वो चीज़ होनी चाहिए, उसके लिए एक साइकोलॉजिकल केयर दो बच्चों को, ठीक है। इससे क्या होगा, हर एक स्टूडेंट का एक सब्जेक्टिव एनालिसिस हो पाएगा कि वो ऐसा क्यों है। उसकी एनालिसिस जब हो जाएगी, तब एक टीचर भी अच्छे से परसीव कर पाएगा, और बच्चा अपनी लाइफ में कभी भी गलत काम करने से पहले सोचेगा। पहला तो हो गया ये साइकोलॉजिकल केयर। दूसरा क्या किया जा सकता है, सेकंड लिंक हो सकता है इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन में। देखो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक इंस्टीट्यूशन का, वो अगर एक इस तरीके का माहौल बना करके रखे कि जहाँ पे एक एडल्ट बच्चा है, वो पढ़ने नहीं, वो पढ़ने के साथ साथ में खुद की लाइफ के साथ में ग्रो भी करना चाह रहा है, वो वैल्यूज़ को इनकलकेट कर रहा है, कुछ वैल्यूज़ को एनालाइज कर रहा है, अपनी सोसाइटी में सिस्टम को कहीं ना कहीं रीलुक कर रहा है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप स्टूडेंट से डरो मत। स्टूडेंट्स को ये मत देखो कि वो अगर सीख जाएंगे ज़्यादा तो हमारे ही सिस्टम को चैलेंज कर देंगे, नहीं। इसकी बजाय अगर स्टूडेंट्स लर्न करते हैं तो कुछ नया बताते हैं, तो उन पर एनालिसिस होना चाहिए। कहने का मतलब इंस्टीट्यूशंस को अपने खुद के लेटर ऑफ रूल से कुछ दूर की सोचनी चाहिए, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बनाने की ज़रूरत है, डायलॉग को एनकरेज करने की ज़रूरत है, चाहे कितना ही डिफ़िकल्ट इशू क्यों ना हो। फिर देखो आप स्टूडेंट्स में कितना कॉन्फिडेंस आता है। तो सेकंड हो गया इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से। फिर तीसरा जो पॉइंट है दैट इज़ कि एक नर्चरिंग कल्चर अवेलेबल कराई जाए, एक वाइटल प्रेजेंस होनी चाहिए ऐसे स्पेस की जहाँ पे प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल केयर प्रोवाइड की जाए स्टूडेंट्स को, जिसके लिए साइकोथेरेपी क्लिनिक्स अनडाउटेडली अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखना,
ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हायर एजुकेशन में जो एंजाइटी है, एक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है एक एडल्ट का, उसमें ये कितना इंपॉर्टेंट है। जब एक स्टेट ऑफ ब्रेकडाउन आती है तो उस फीलिंग को कंट्रोल करना, आप बिल्कुल टूट गए, मान लो आपने एग्ज़ाम्स दी हैं, रिजल्ट आ गया, आप बहुत ही ज़्यादा एकदम आपका क्लियर है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं होता और आप अगर अपने दोस्तों से परिवारों से दूर ना होंगे, मतलब दूर ना होंगे, तो आपको कितना इजीली वो चीज़ आराम से टाइम निकल जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे सुशांत सिंह राजपूत का था, ठीक है, सुसाइड जो भी करते हैं उनका क्या था, एक छोटा सा इम्पल्स आता है, वो 10-15 मिनट के लिए मैक्सिमम रहता है या आधा घंटा। अगर आधा घंटा आपने किसी से बात कर ली, घर में आप कहीं एंगेज्ड हो, तो आपका वो टाइम निकल जाता है। एग्जैक्टली वो वैसा का वैसा माहौल, एक साइकोलॉजिकल केयर अवेलेबल करा दी जाए इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट जो होगा ना, वो साइकिक डिस्ट्रेस के बारे में समझेंगे और आप देखोगे कि वाकई में किस तरीके से मेंटल इलनेस को टैकल किया जा सकता है। क्योंकि देखो साइकिक डिस्ट्रेस है ना, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है, कभी अप्स आते हैं तो कभी डाउन्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइफ को तो कम से कम एंड नहीं होना चाहिए। इसके लिए एग्जांपल देते हैं कि ये जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, अंबेडकर यूनिवर्सिटी से ही है ये, दिल्ली से, तो बोले कि एहसास करके हमने एक सेपरेट एंटिटी स्टैब्लिश कर रखी है जो कि साइकोथेरेपी क्लिनिक का मतलब साइकोथेरेपी क्लिनिक है। तो वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे पास में आता है तो हम उनको अच्छे से समझाते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, ज़्यादा भी नहीं तो वो इम्पल्स जो है उसको तो रिड्यूस कर देते हैं। शुरुआत में तो ये कहा गया था कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बट पता पड़ा पिछले 7 सालों में इस इंस्टीट्यूशन ने, एहसास क्लिनिक ने बहुत शानदार काम किया है, ठीक है। 23,000 घंटों से भी ज़्यादा साइकोथेरेपिक सपोर्ट दिया गया है स्टूडेंट्स को, स्टाफ को, फैकल्टी को, कम्युनिटी को। तो ये चीज़ तो देखो कितनी शानदार है ना। तो ये एग्जाम्पल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो डिसप्रिविलेज्ड हैं सोसाइटी में, या फिर जिनकी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या एक्यूट डिस्पेयर्ड हैं, या आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होकर के वो अल्टीमेटली इस चीज़ पे आ गए कि हाँ हमें तो अब ख़त्म ही करना है खुद की लाइफ को, तो वहाँ पर इस एहसास क्लिनिक ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐश्वर्या रेड्डी जैसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अपने आप में सेंसिटिव होते हैं, तो इनको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, तो इसके लिए इस तरीके का काम करना चाहिए। तो 3 चीज़ें आ गई हैं, देख लो आपके सामने, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सजेशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सपोर्ट्स आर द आंसर। ये साजिद जेड चिनॉय के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है। देखो एक वाइब्रेंट डिबेट सा चल पड़ा है अभी करंटली इंडिया में कि किस तरीके से हम अलग जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके हिसाब से या उनसे थोड़ा और ज़्यादा पेस रजिस्टर कर पाएँ रिकवरी के लिए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कोविड-19 के बाद में, ठीक है। तो इसके लिए जो कोविड-19 ने ऑलरेडी परमानेंट डैमेज जो कर दिया है, वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी पॉलिसी रिस्पॉन्स हमने देखे हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी रिस्पॉन्स जो है दैट इज़ आत्मनिर्भर भारत। पर आप देखोगे एक इम्पॉर्टेंट डिबेट इस तरीके पे भी देखा जा रहा है कि क्या हम वाकई में पोस्ट कोविड एरा में इस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे जिस तरीके की पॉलिसीज़ के बारे में बातचीत हो रही है। तो आज पब्लिक सेक्टर की बात कर लो, उन पर डेट कितना हो गया है, प्राइवेट सेक्टर की बात कर लो, क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। आप देखो कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जितना भी मार्केट है वो भी सारे इमर्जिंग मार्केट्स को बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ा है। दूसरा आप देखोगे तो एक्सपोर्ट पेसिमिज्म कहीं ना कहीं प्रिवेल करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हो कि एक्सेंचुएटेड है, दैट मीन्स वो नोटिसेबल बनाया जा रहा है कि कैसे भी करके एक्सपोर्ट की बजाय हम डोमेस्टिक रिलायंस पे ज़्यादा विश्वास करें। ग्लोबल पोटेंशियल ग्रोथ की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हम देखें तो प्रोटेक्शनिज्म का एक कहते हैं ना एक जत्था सा चल पड़ा है कि चारों तरफ देखते उधर प्रोटेक्शनिज्म, कोई भी ये नहीं चाहता। अब चाइना खुद भी प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है, और दूसरा आप देखो वहाँ से कंपनीज जो है वो भी कहीं ना कहीं मूव करने की कोशिश कर रही हैं। उसके पीछे ये नहीं है कि कोविड-19 तो चलो एक अपने आप में कहते हैं ना कि द नेल इन द कॉफिन लाइक वो वाली बात हो गई, बट पॉइंट ये है कि चाइना में क्या है, लेबर अब सस्ती नहीं रही है, ठीक है, इसलिए वहाँ से वो शिफ्ट कर रहे हैं सस्ती लेबर जहाँ पे मिले उस तरीके से। तो इंडिया के केस में अगर हम बात करें कि हम कैसे भी करके 7% की ग्रोथ को री रजिस्टर करें, तो क्या वाकई में इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो रिफॉर्म्स तो अपने आप में चलो इम्पोर्टेंट है, कहते हैं कि हाँ रिफॉर्म लाना चाहिए, तो ये तो
टॉटोलॉजिकल हो गया, दैट मीन्स कि ये सच है, ट्रू बाई वर्च्यू, बट रियलिटी में जब बात आती है ना रिफॉर्म्स को करने की, तो हम इस फिलॉसफी से थोड़ा सा साइड में हटके देखें तो रियलिटी में अभी हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उनमें से एक है इन्वेस्टमेंट और दूसरा आ जाता है एक्सपोर्ट। तो ये कहीं ना कहीं हमें सिस्टमेटिकली रीस्ट्रक्चर करने के लिए, हायर ग्रोथ को रजिस्टर करने के लिए हमें एक्सपोर्ट पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट हमें लाना ही पड़ेगा। तो ये जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट एक्सपोर्ट। अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी बात क्या चल रही है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, कि हम बाहर से जो चीज़ इंपोर्ट करते हैं उसको क्यों ना हमारे यहाँ पर ही बना लिया जाए, ठीक है। और इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, फर्टाइल ग्राउंड है, ये चीज़ आराम से की जा सकती है। पर हमारा एक्सपीरियंस जो है 1990 से पहले क्या था जी, हाल बहुत बुरे रहे थे हमारे, ठीक है। तो पॉइंट ये आ जाता है कि जब हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जब लेकर के आएंगे ना, तभी जाकर के काम होगा। आज देखें ग्लोबली इमर्जिंग मार्केट्स हैं, कोई भी 7 से 8% की ग्रोथ को रजिस्टर करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। और अगर किसी ने रजिस्टर किया भी है प्रीवियसली, चाहे इंडिया ही क्यों ना हो, तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, सियामीज इसको ट्विंस बोला जाता है, सियामीज ट्विंस, एक तो एक्सपोर्ट, एक इन्वेस्टमेंट। तो अरविंद पनगड़िया जी की अभी एक बुक आई है, उसमें ये डिटेल मिलती है। तो उन्होंने ये क्या बोला कि उन्होंने अपनी बुक में रिक्लेमिंग जो टर्म है ना, क्लेमिंग को ही, हर चीज को रिक्लेम करना, ठीक है, जो आपके पास में है उन चीजों को आप थोड़ा सा छोड़ रहे हो या आपके हाथ से निकल गई है, तो आप फिर से एफर्ट करो जिससे कि वापस से उस चीज को आप हथिया सको, ठीक है। तो रिक्लेमिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट पेसिमिज्म को खत्म करना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट को निरर्थक मत बनाओ, निराशा मत लाओ, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट डेटा है, आप नोट डाउन कर लेना इसको, कि ग्लोबल अगर ट्रेड की बात की जाए, मर्चेंडाइज ट्रेड की, तो एक्सपोर्ट था लगभग ग्लोबली 18 ट्रिलियन डॉलर का 2017 में, जो कि इंडिया की जीडीपी का लगभग 6 गुना है। आप देखो अगर ये थोड़ा बहुत डाउन भी होता है कोविड-19 की वजह से, तो वहां पर आप देखोगे तो 15 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। तो 18 ट्रिलियन डॉलर में तो चाइना का पार्टिसिपेशन आप देखो 12.8% है, जबकि इंडिया कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, केवल 1.7%। एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो कितना कम एक्सपोर्ट हो रहा था। तो अब मान लो ग्लोबल मार्केट अब श्रिंक भी कर गया है कोविड-19 की वजह से, तो फिर भी 15 ट्रिलियन डॉलर का तो अभी भी एक्सपोर्ट मार्केट है। तो इंडिया अगर अपने इस 1.7% को इंक्रीज करके 4%, मतलब डबल तक लेके चला जाए, तो कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास में अभी भी, देखो आप। तो चैलेंजेस क्या है वो जानते हैं कि इंडिया अपने एक्सपोर्ट को क्यों राइज नहीं कर पा रहा है। नंबर 1, लेबर इंटेंसिव टास्क की बहुत ज़्यादा बात होती है, ठीक है। तो भाई लेबर इंटेंसिटी की बात की जाए तो इंडिया में तो बहुत अवेलेबल है, पर उसमें फ्रेगमेंटेशन है, वो कैसे आगे हम देखेंगे। पॉइंट यहाँ पे राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि लेबर इंटेंसिव टास्क हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, और एडिडास अपने आप में एक अच्छा ब्रांड है, वो लगभग इस साल के 360 मिलियन जूतों की जोड़ियां बनाता है। ऑटोमेटेड मशीनों में अगर देखें तो वो केवल 1 मिलियन जोड़ियां ही बनाता है, बाकी बची हुई आप देखो 359 मिलियन पेयर्स ऑफ शूज, ठीक है, वो मैनुअल मतलब हाथों से बनवाते हैं, लेबर से बनवाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो तो इंडिया में कितना ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी भी पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, उनको नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब एक्सपोर्ट पेसिमिज्म को हमें डिसमेंटल करने की ज़रूरत है, और इंडिया को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन 1.7% से इंक्रीज करके 4% तक ले जाने की ज़रूरत है। और लेबर इंटेंसिव टास्क की बात की जाए तो इंडिया एक अच्छा मार्केट है। इसके अलावा रिक्लेमिंग करी जाए कि ऑफन फॉरगटन केसेस, कि जब लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो चाइना का देखो फेज निकल गया है, क्योंकि चाइना में अभी लेबर जो है वो हल्का सा वेजेस भी राइज हो गए हैं, तो महंगी पड़ती है लेबर चाइना में। दूसरा, यूएसए के साथ में जो एक कॉन्फ्लिक्ट या राइवलरी चल रही है वो अब साइक्लिकल नहीं है कि हाँ एक बार हो गया फिर बाद में 2 साल बाद में होगा, ऐसा नहीं। अब वो लग रहा है कि स्ट्रक्चरल राइवलरी आ गई है, परमानेंट राइवलरी।
तो यूएसए क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनका बेस कहीं ना कहीं यूएसए है। तो आप देखोगे वो कहीं ना कहीं अब चाइना से अपनी जगह छोड़ रही हैं। तो इंडिया अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, एशियन सप्लाई चेन में एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी जो चाइना से निकल रही हैं उनके लिए एक हेजिंग सेगमेंट बन सकता है कि वो यहाँ पर आकर के सब इन्वेस्ट करे और यहीं पर सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग हो, यहीं पर असेंबलिंग हो। ठीक है, तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाने की जरूरत है क्योंकि चाइना अब थोड़ा थोड़ा वहां से हट रहा है। दूसरा सबसे कम अप्रिशिएटेड चीज जो है दैट इस बुक में, दैट इज कि एक एंडोजीनस प्रेशर देखा जा रहा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के ऊपर। क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की जब बात आती है तो आपको देखना पड़ता है कि इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर कैसा है। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है। जैसे खेतों के हाल है ना, मैंने कल बताया था आर्टिकल, हमने छोटे छोटे खेत हैं तो कोऑपरेटिव फार्मिंग करवाने की बात की थी। हमारे यहाँ पर एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम यहाँ पर है, फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रियल सेक्टर है। लगभग 60% जो मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स है इंडिया में, वो आप देखोगे 5 या 5 से कम वर्कर्स वाली एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या फिर 75% जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं 50 या 50 से कम वर्कर्स वाली फॉर्म्स में। तो आप देख सकते हो कहाँ से प्रोडक्टिविटी आएगी। कहाँ आप चाइना में 200 जने एक फैक्ट्री में काम करते हैं, उनसे इंडिया में जहाँ 20 जने काम करते हैं वो फर्म compete कर पाएगी इंटरनेशनली। तो हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स है इसको कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा किया जाए। लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे अपैरल की बात करो, फुटवियर्स की बात करो, तो इसमें हमें और ज़्यादा डिटेल में पता पड़ता है कि किस तरीके से छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पर काम किए जा रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि कॉम्पिटिटिवनेस हमारी, लेबर तो है अवेलेबल बट फ्रेगमेंटेड है, उस फ्रेगमेंटेशन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। फिर राइटर आगे बोलते हैं कि एक्सपोर्ट लेड अगर ग्रोथ को हम इंश्योर करना चाहे तो देखो वो इतने आसान भी नहीं है। 2002 से 2010 की अगर हमारी खुद की ट्रेजेक्ट्री देखें कि जहां पर हमारा एक्सपोर्ट 18% हर साल ग्रो कर रहा था, जो कि आप देख सकते हो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उससे भी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। तो आप देखोगे कि ये टाइम क्या था, हाइपर ग्लोबलाइजेशन का था। उस टाइम पे सब कुछ ग्लोबलाइजेशन पे चल रहा था। बट आज का टाइम तो कितना मुश्किल है ना, कोविड-19 के बाद में तो प्रोटेक्शनिज्म आ गया है, तो और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखोगे मार्केट में हर एक कंट्री का शेयर जो है डाउन होता चला जा रहा है और इंडिया भी कहीं ना कहीं अछूता नहीं है उससे। तो रिक्लेमिंग यहाँ पे किस चीज़ की आ जाती है कि कुछ पैकेजेस दिए जाए, कुछ मेजर्स उठाए जाएं जिनकी बेसिस पे हम इंडिया का पार्टिसिपेशन इस डीग्लोबलाइजिंग माहौल में भी अच्छे से इंक्रीज कर सकें। इसमें सबसे पहली चीज़ हमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को अवॉइड करना पड़ेगा। नंबर 2, हमें इंपोर्ट टैरिफ्स को इवेल्युएट करते टाइम पे ध्यान में रखना चाहिए कि ज़्यादा ना लगा दें। एक्सपोर्ट पे जितना टैक्स लगाते हो उसी के आप इन टेंडम देखो, उसी के हिसाब से आप लगाओ इंपोर्ट टैरिफ। इससे क्या हो जाएगा कि आप देखोगे कि न तो प्रो एक्सपोर्ट हो न एंटी इंपोर्ट हो। कहने का मतलब एक बैलेंस बनना चाहिए। इसको बोला जाता है क्या, सिमेट्री थ्योरम। एक सिमेट्री बननी चाहिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। इसी तरीके से रुपए को भी हमें कॉम्पिटिटिव बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर रुपया एप्रिशिएट होता है तो देखो हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं बनेगा। क्यों? आज अगर मान लो $1.73 है और अगर रुपया अप्रिशिएट होकर के $1.70 का हो गया, तो जहां पर आप 11 पेन यहां से भेज सकते थे 73 रुपए में, वो अब कितना भेज पाओगे? केवल 10 पेन भेज पाओगे फॉर एग्जांपल। तो आपका एक्सपोर्ट तो डाउन हुआ ना। बाहर से अगर $1 लेकर के बाहर से कोई आपके यहाँ से पेन मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं तो उनको अगर खरीदता है तो वो $1 देगा और आप यहाँ से उसको 10 पेन ही भेजोगे 11 की बजाय, तो एक्सपोर्ट हमारा कॉम्पिटिटिव हुआ नहीं ना। फिर वो दूसरे ऑप्शन की तरफ ध्यान देना शुरू करेगा। तो हमारा रुपया जो है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। साथ में इसके अलावा एक क्रिएटिव आइडिया देते हैं, दैट इज क्रिएटिंग ऑटोनॉमस एम्प्लॉयमेंट जोन्स। ठीक है, क्रिएटिंग ऑटोनॉमस एम्प्लॉयमेंट जोन्स। ठीक है, जहां पर जो प्रोडक्शन फैक्टर्स है ना वो डिस्टोर्टेड ना हो, लैंड, लेबर, एंटरप्राइज
फाइनेंस, क्रेडिट, ये एकदम स्मूथली काम करते हुए दिखाई दें। ये नहीं कि ज़मीनों की प्रॉब्लम आ रही है, लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आ रही है, तब जाकर के हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आप जानते हो कितना ज़्यादा इंडिया ने इंक्रीज भी किया है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, इनमें ये जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा मार्केट फैक्टर है, तो वहाँ पर हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है जिससे कि मीडियम टर्म में कहीं ना कहीं अच्छे से काम कराया जा सके और एक्सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सके, जो कि चाइना ने हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। फाइनली रिक्लेमिंग की बात करें तो रिक्लेमिंग डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे भी करके एक लिंकेज आना चाहिए। एक्सपोर्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स भी क्रिएट करता है। सीधी सी बात है, बाहर अगर डिमांड ज़्यादा होगी इंडियन प्रोडक्ट्स की तो डेफिनेटली यहाँ डोमेस्टिकली जॉब क्रिएट होगी कि नहीं, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे लेबर को जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और आप देखो एक बैलेंस बन जाएगा। 2030 आते आते एग्रीकल्चर में हमारे लगभग जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का अभी 14 से 15% चल रहा है, वो 10% पे आ जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट देखोगे तो 35 से 45% तक वर्कफोर्स को एम्प्लॉय कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एग्रीकल्चर में। तो देख सकते हो एक गैप सा बनता दिखाई देता है, एक गल्फ दिखाई देती है पर कैपिटा इनकम में, कि एक बंदा जो इंडस्ट्री या सर्विस में काम कर रहा है उसकी इनकम क्या है और एक बंदा जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में काम कर रहा है उसके बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हायर वेज जॉब्स क्रिएट की जा सके इंडस्ट्री में, और नॉन एग्री जो जॉब्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वर्कर्स को फैसिलिटेट किया जाए। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मेन पर्सपेक्टिव यही था जो हमने पूरा देखा। बाकी चीज़ें वो ही रिपीट हो रही हैं जो हम ऑलरेडी बातों बातों में बहुत कुछ देख चुके हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है राइटिंग ऑन द वाटर, श्रीनिवास चोककुल्ला इनके द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो पार्लियामेंट में बिल्स आए हुए हैं जिनको लोकसभा ने पारित भी कर दिए हैं। 2 बिल ऐसे हैं और अभी राज्यसभा की क्लियरेंस के लिए कहीं ना कहीं बाकी है वो बिल्स, और मॉनसून सेशन में लाए गए थे। एक तो था इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019 और एक है डैम सेफ्टी बिल 2019। हाँ, इस सेशन में अभी आपको पता है बहुत सारे इश्यूज थे और कोविड-19 की वजह से ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं हो पाया है, तो ये बिल कहीं ना कहीं अटके हुए पड़े हैं। बट आप देख सकते हो कि सेंटर अपनी तरफ से कितना एक तरीके से कोशिश कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कि इंटर स्टेट वाटर गवर्नेंस को और अच्छे से इंप्रूव किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस किया जाए। जिसमें आप देखोगे एक लेटेस्ट जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जल जीवन मिशन JJM, जिसमें आप देखोगे कि हर एक फैमिली को, या फिर हम कह सकते हैं यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर इंश्योर करने के लिए हर एक रूरल रीजन हो चाहे फिर वो अर्बन रीजन हो, कहने का मतलब सबको सेफ और सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेल कराया जाए। ठीक है। तो इसमें देखोगे एक स्ट्रॉन्गर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, एक फेडरल वाटर गवर्नेंस इकोसिस्टम की ज़रूरत है, और उसी को एनविसाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये दोनों के दोनों बिल्स। अब देखो 2 बिल्स जो कि पार्लियामेंट की कंसिडरेशन में अभी चल रहे हैं और अभी थोड़ा टाइम भी लगेगा, और इसमें आप देखोगे इंटर स्टेट एक्सटर्नैलिटीज़ को भी कहीं ना कहीं इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। कहने का मतलब जैसे मान लो पंजाब हरियाणा के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, एक सेकेंड ये थोड़ा सा हिल गया, पंजाब हरियाणा के बीच में कोई रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर आप छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच में मान लो किन्हीं भी दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसका असर तो इन पे आएगा। तो उन चीज़ों को टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हो राइट टू लाइफ हमारा एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, तो हमें ये वाटर तो अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी ही चाहिए। तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल जो 2019 का है